आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ जो सीजी व्यापम के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी दूसरी परीक्षाएं होती है, उन सभी के लिए यहाँ के प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ नहीं आया था। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता का आगमन नहीं हुआ था। राष्ट्रीय नेता, इससे क्या तात्पर्य है? ऐसे नेता जो पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हों, जैसे कि यहाँ जैसे नाम दिया हुआ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी गिरी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, घनश्याम सिंह गुप्त हैं, उसके बाद सुंदरलाल शर्मा जी हैं, तो ये सब जो हैं क्षेत्रीय नेता थे, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत तक सीमित थे। तो राष्ट्रीय स्तर के कौन से नेता हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आया था, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, इनका आगमन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये मेरे ख्याल से 1916 या फिर 1918 में जब ये नागपुर से बंगाल की यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम पर ये हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरे थे। और जितने समय तक इनकी रेल छत्तीसगढ़ के जो रायपुर रेलवे स्टेशन में रुका था, तब तक ये जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी नेता थे उनके साथ भेंट मुलाकात इन्होंने किया था। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उसके बाद देखिएगा, लाला लाजपत राय ये कभी नहीं आए थे। लाला लाजपत राय कभी नहीं आए थे हमारे छत्तीसगढ़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 1935 में आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी 1935 में आए थे। वी गिरी जो कि एक मजदूर नेता थे, 1920 में छत्तीसगढ़ में जो मजदूर आंदोलन हुआ था राजनांदगांव के बीएनसी मिल में, तो वहाँ पर वी गिरी जी का आगमन हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना 1, 3, 4, 5 ये सब आए थे, और ये जो दूसरे नंबर वाले हैं ये नहीं आए थे। तो यहाँ क्या पूछा है, कौन नहीं आया था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 2 जो है नहीं आए थे। मतलब लाला लाजपत राय जी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस नेता की प्रतिमा संसद भवन में स्थापित है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। मतलब आप में से कितने सारे लोगों को इसका आंसर मालूम है, देखते हैं। जरूर इसका आंसर करिएगा। तो प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस नेता की प्रतिमा संसद भवन में स्थापित है। हाँ, तो आपको बताना है कि इनमें से किस नेता की प्रतिमा संसद भवन में स्थापित है। तो देखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल और ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं। तो इनमें से जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी है ना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो मध्य प्रांत हैं वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी ये पहले मुख्यमंत्री हुए। मध्य प्रदेश जो कि सन 1956 में गठित हुआ। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ये मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में इनकी अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा स्थान था। तो इनकी प्रतिमा जो है संसद भवन में स्थापित की गई है। संसद भवन में बहुत सारे नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब की प्रतिमाएं वहां स्थापित है। तो उन्हीं में पंडित रविशंकर शुक्ल जी की भी प्रतिमा संसद भवन में स्थापित है। इनकी जो प्रतिमा स्थापित है ना, उसकी ऊंचाई है 9 फीट की, और यह कांस्य निर्मित है। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रतिमा लगी हुई है ना, ये कांस्य निर्मित है, कांसा का बना हुआ है। कांस्य निर्मित 9 फीट ऊंची प्रतिमा संसद भवन में लगाई गई है पंडित रविशंकर शुक्ल जी की। और यह प्रतिमा कब स्थापित की गई? तो सन 1995 में। ध्यान रखना, 1995 में यह प्रतिमा संसद भवन में स्थापित की गई, जिसका अनावरण किया गया तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की प्रतिमा जो है
अपने संसद भवन में स्थापित है, दिल्ली में जो है ना संसद भवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। 1995 में लगा था। 9 फीट इसकी ऊंचाई है और कांस्य से निर्मित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रतनपुर अभिलेख में किस कलचुरी राजा के दक्षिण कोसल का स्वामी लिखा गया है? तो रतनपुर अभिलेख, जिससे हमको कलचुरी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें किस कलचुरी शासक को दक्षिण कोसल का स्वामी लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम को जो है रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोसल का स्वामी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन कालीन किन लेखकों ने अपनी रचना में इस राज्य का उल्लेख किया है? इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर बताने के पहले देने की कोशिश करिएगा, या फिर आप लोग चाहो तो किसी पेपर में, किसी कागज़ में आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले जहाँ भी आप लिखना चाहें लिखिएगा। और अंत में जरूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि प्राचीन काल के किन लेखकों ने अपनी रचना में इस राज्य का उल्लेख किया है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख किसी भी नाम से, चाहे कोसल के नाम से हो, दक्षिण कोसल के नाम से हो, किसी भी रूप में उल्लेख किया हो। तो देखिएगा यहाँ पर जो वराहमिहिर है, जिनकी एक रचना है वृहत संहिता, वृहत संहिता, तो इन्होंने जो है अपनी रचना वृहत संहिता में इस क्षेत्र के विषय में उल्लेख किया है। वृहत संहिता में वराहमिहिर ने छत्तीसगढ़ के बारे में उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नाम आपको याद रखना है, बाणभट्ट। बाणभट्ट जिसने हर्षचरित की रचना की थी ना, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की एक अन्य रचना थी हर्षचरित के अलावा कादम्बरी। कादम्बरी, तो बाणभट्ट ने अपनी रचना कादम्बरी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। और छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस तरह से किया है, तो उसने लिखा है कि जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में ना, तो वहाँ से लेकर के ये जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला क्षेत्र है ना, महाकांतर, तो इस तरफ जो क्षेत्र है पूरा जंगल वंगल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के जो वन भैंसा है उनका इसने उल्लेख किया है बाणभट्ट ने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाई वन भैंसा काफ़ी पाया जाता है। काफ़ी सारे जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें वन भैंसा पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ के। तो कादम्बरी में बाणभट्ट ने यहाँ के वन भैंसों का उल्लेख किया है। और वन भैंसों को क्या कहा है? साक्षात मृत्यु का प्रतीक, क्योंकि जो जंगली भैंस होते हैं ना, वो बहुत विशाल होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, एक जिंदा आदमी को मार भी सकते हैं। हालांकि वो नरभक्षी नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको अपने ऊपर खतरा लगता है ना कि सामने वाले से हमको खतरा है, तो वैसे स्थिति में वो हमला कर देते हैं। नॉर्मली जो आप भैंस वगैरह देखते हो ना अपने गांव क्षेत्र में, तो वो तो भाई नॉर्मल है। जो जंगली भैंसे होते हैं वो उनसे भी काफ़ी बड़े, काफ़ी विशाल होते हैं, बड़े बड़े उनके सींग होते हैं। तो इन्हीं वन भैंसों का जिक्र किया है बाणभट्ट ने अपनी रचना कादम्बरी में कि भाई ये साक्षात मृत्यु का प्रतीक हैं। तो इसने लिखा है कि बांधवगढ़ से बस्तर तक के क्षेत्र में ये सारा कुछ मिलता है। वहीं वृहत संहिता में वराहमिहिर ने भी इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। वराहमिहिर और बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं में इस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो आंसर क्या होगा आपका? 1 और 3, मतलब स आपका उत्तर होगा। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस बार शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी का उद्गम कांदावनी की पहाड़ियों से हुआ है? ये क्वेश्चन ना पूछा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कौन सी नदी कांदावनी की पहाड़ियों से निकली है भाई? तो हाप नदी। हाप नदी जो कि कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है, और ये जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है हाप नदी की। कहाँ बहती है? कवर्धा, या फिर कहेंगे इसको कबीरधाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। वर्ष 1998 में बस्तर जिले का विभाजन कर कांकेर व दंतेवाड़ा जिले का गठन किया गया। तो इस कथन की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल सही है भाई। 1998 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। तो सॉरी, मध्य प्रांत नहीं, माफ़ी चाहूँगा, मध्य प्रांत तो 1956 में ही समाप्त कर दिया गया था। तो
वर्ष 1998 की स्थिति में हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो वर्ष 1998 में इस क्षेत्र में 9 नए जिलों का गठन किया गया, जिनमें से कांकेर और दंतेवाड़ा जिले भी थे, जो पूर्व में बस्तर जिले का हिस्सा हुआ करते थे। आज जो पूरा बस्तर संभाग है ना, वो किसी समय में 1998 के पहले पूरा एक जिला हुआ करता था, जिसका 1998 में विभाजन किया गया, कांकेर जिला बना और दंतेवाड़ा जिला बना, ध्यान रखेंगे, और जो बच गया वो बस्तर जिला। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है, वर्ष 2007 में बस्तर जिले का विभाजन कर बीजापुर व नारायणपुर जिले का गठन किया गया। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ष 2007 में एक बार पुनः बस्तर जिले का विभाजन किया गया और बस्तर जिले का विभाजन करके नारायणपुर जिले का गठन किया गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीजापुर जिले का जो गठन हुआ था वो बस्तर जिले से नहीं हुआ था, वो दंतेवाड़ा जिले से हुआ था। देखो, दंतेवाड़ा जिले का गठन कब हुआ? 1998 में, जिसका विभाजन 2007 में किया गया और बीजापुर जिले का गठन किया गया। तो यहाँ पर ये वाला जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि नारायणपुर जिले का गठन तो बस्तर जिले से ही हुआ था, लेकिन जो बीजापुर जिला है वो दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर के बना था। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है, वर्ष 2012 में बस्तर जिले का विभाजन कर कोंडागांव व सुकमा जिले का गठन किया गया। तो वर्ष 2012 में पुनः एक बार बस्तर जिले का विभाजन हुआ, कोंडागांव जिले का गठन हुआ बस्तर जिले से अलग करके, लेकिन जो सुकमा जिला बना ना, वो दंतेवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत होगा। तो यहाँ आपका केवल और केवल जो है ना पहला कथन सही है और बाकी दोनों जो है गलत है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो। वैसे स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब सरल सा चीज है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? कौन से कथन असत्य हैं ये पूछ रहा है ना, तो 2 और 3 असत्य हैं, दूसरे और तीसरे वाले जो हैं असत्य हैं, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में किस नदी को चित्रोत्पला कहा गया है? तो भाई महाभारत पांडव और कौरवों की कथा है और महाभारत की कथा को हमारे छत्तीसगढ़ में पंडवानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो किस नदी को चित्रोत्पला कहा गया है भाई महाभारत में? तो महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। महानदी को ना महाभारत के अलावा स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में भी चित्रोत्पला कहा गया है। तो 4 चीजें ध्यान रखना है, महाभारत, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण, इन चारों में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन किस लेखक ने अपनी रचना में इस क्षेत्र का उल्लेख रतनपुर के नाम से किया है? तो मैंने पीछे क्वेश्चन लिया था कि प्राचीन कालीन किन लेखकों ने छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है, तो वराहमिहिर और बाणभट्ट, इन दोनों ने, जो कि प्राचीन कालीन लेखक हैं, इन दोनों ने छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी पुस्तक में थोड़ा बहुत लिखा है। अब बोल रहा है मध्यकालीन भारत के किस लेखक ने अपनी रचना में इस क्षेत्र का उल्लेख रतनपुर के नाम से किया है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, मलिक मुहम्मद जायसी, जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। और इसी पद्मावत पर एक मूवी भी आई थी ना, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, पद्मावत नाम से ही जौहर प्रथा उसमें दिखाई गई है। तो मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में थोड़ा बहुत जो है ना भारत का ब्यौरा उसमें दिया है, मध्य भारत के बारे में उसमें बताया है कि मध्य भारत में एक छोटा सा राज्य है रतनपुर करके इसने बताया है, उसी के बगल में झारखंड है, इस टाइप से इसने उल्लेख किया है। तो उस जमाने में ये जो क्षेत्र है रतनपुर के नाम से जाना जाता था। हालांकि धीरे धीरे वो जो है छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाने लगा था, जो कि आगे चल करके मुगल मराठा काल में छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो मलिक मुहम्मद जायसी ने इस क्षेत्र को अपनी रचना पद्मावत में रतनपुर के रूप में उल्लेखित किया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी तरह की चीजें पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि सप्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, बिलासपुर, नागपुर या राजनांदगांव। सप्रे संग्रहालय, इससे आपको किनका नाम याद आता होगा? माधवराव सप्रे जी का। तो देखिएगा, इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में सन 1984 में
माधवराव सप्रे जी के नाम पर उनके मतलब उनको सम्मान देने के लिए एक संग्रहालय स्थापित किया गया जिसका नाम है सप्रे संग्रहालय। और यह जो है ना पत्रकारिता को समर्पित है। यह संग्रहालय नॉर्मली क्या होता है, जो म्यूजियम होता है उसमें पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हो गए, बर्तन हो गए, जो भी हथियार हो गए, उन सबको रखा जाता है, सहेजा जाता है। लेकिन ये जो संग्रहालय है, ये जो म्यूजियम है, ये पत्रकारिता का म्यूजियम है। जो पत्रकारिता है ना, मतलब पत्रकारिता का जो इतिहास है कि भाई कब से हमारे देश में शुरू हुआ पत्रकारिता, तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पर सहेजा गया है। अलग अलग समय के विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर सहेज करके रखा गया है। तो जो हमारे माधवराव सप्रे जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं। सन 1900 में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन आरंभ किया गया, जो कि 3 वर्ष चला। तो इन्हीं के याद में जो है सप्रे संग्रहालय सन 1984 में भोपाल में स्थापित किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ राजाओं के नाम है, दूसरी तरफ शासकों के नाम है। तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, कल्याण साय ये कलचुरी वंश से संबंधित है, भाई सही है ये। उसके बाद सोमेश्वर देव ना नाग वंश से संबंधित है, लेकिन फणी नाग वंश से संबंधित नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में नाग वंशीय शासकों ने 2 स्थानों से शासन किया है। एक बस्तर में जो कि छिंदक नागवंशी कहलाए, दूसरे कवर्धा में जो कि फणी नागवंशी कहलाए। तो जो सोमेश्वर देव हैं वो फणी नागवंश से संबंधित नहीं थे, वो छिंदक नागवंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। अगला दिया है दलपत देव, ये काकतीय वंश से हैं, बिल्कुल सही है। भवदत्त वर्मन नल वंश, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से सॉरी, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर, तो भाई ये सुमेलित है। तारा गीत छेरछेरा के समय बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। डंडारी नृत्य होली के अवसर पर बस्तर क्षेत्र में, ये भी सही है। धनकुल गीत तीजा पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो भाई सभी सही है। तो क्या, अच्छा, ये आगे कूट दिया हुआ होगा ना। अच्छा, यहाँ सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित कर दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये आंसर होगा, सभी सुमेलित हैं। अगला हम लोग देखते हैं, तुर्रा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तुर्रा जलप्रपात, तो ये जो तुर्रा जलप्रपात है ये सूरजपुर जिले में स्थित है। देखो, कोई बहुत बड़ा जलप्रपात नहीं है, आसपास काफ़ी फेमस है। मतलब कि सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा वहाँ बहुत फेमस है, लेकिन बाकी तरफ उतना फेमस नहीं है। जैसे कि तीरथगढ़, चित्रकूट, अमृतधारा, ये काफ़ी फेमस है, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जो है पूछ ली जाती हैं। तो तुर्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। तो अभी मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका प्रकाशन सन 1900 में आरंभ हुआ। किनके द्वारा शुरू किया गया था? माधवराव सप्रे जी के द्वारा। आप सभी को पता है माधवराव सप्रे जी इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन भाई अकेले क्या ये कर पाते? हालांकि बहुत कुछ इन्होंने अकेले ही किया, लेकिन इनको सहयोगियों की आवश्यकता थी। तो यहाँ इनका सहयोग किया रामराव चिंचोलकर ने, रामराव चिंचोलकर, और कुछ इनका सहयोग किया वामन बलीराव लाखे जी ने, वामन बलीराव लाखे जी। बाकी जो रामदयाल तिवारी है वो इससे नहीं जुड़े थे। तो माधवराव सप्रे जी, इनका तो बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद रामराव चिंचोलकर और वामन बलीराव लाखे, इन दोनों ने जो है माधवराव सप्रे जी को काफ़ी हेल्प किया इस पत्रिका के संचालन में। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, तो कोरबा को जो है प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिजली उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कार्य मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज़, आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो मुख्य सचिव अभी कौन है? अमिताभ जैन, ये है ना मुख्य सचिव। तो इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, मुख्यमंत्री को परामर्श देना, जी हाँ भाई ये इनका काम है। मंत्रिमंडल का सचिव, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी इनका काम है। लोक सेवकों का प्रमुख, जो भी लोक सेवक होते हैं ना,
जो ऑफिसर लोग होते हैं उनके प्रमुख, ये भी सही हैं। प्रमुख समन्वयक के रूप में, ये भी सही है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में, ये भी इन्हीं का कार्य है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी इनके कार्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के किस नगर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है? किस नगर को सिटी ऑफ म्यूजिक मतलब कि संगीत नगरी किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, जो रायगढ़ है और खैरागढ़ दोनों जो है संगीत से संबंधित है। रायगढ़ में जो राजा चक्रधर सिंह थे वो संगीत प्रेमी थे और उनकी याद में वहाँ पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। खैरागढ़ भाई ये भी संगीत से संबंधित स्थल है। यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो किस नगर को सिटी ऑफ म्यूजिक अथवा संगीत नगरी कहा जाता है? तो रायगढ़ को। ध्यान रखेंगे, रायगढ़ को संगीत नगरी या फिर सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, तो भाई कर लेते हैं। रतनपुर का राजनैतिक महत्व 11वीं सदी से 18वीं सदी तक रहा। तो आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो कह रहा है कि रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की राजधानी थी, तो बोल रहा है कि रतनपुर का राजनीतिक महत्व 11वीं सदी से 18वीं सदी तक रहा। तो बिल्कुल भाई इसको हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि 11वीं सदी के आसपास जो है रतनपुर कलचुरियों की राजधानी हुई और 18वीं सदी के अंतिम समय तक एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। 18वीं सदी के अंतिम समय में वैसे अगर हम लोग बोले 18वीं शताब्दी के मध्य में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का पतन हो गया और मराठों का शासन आरंभ हुआ। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अगर हम लोग बात करें तो मराठों ने छत्तीसगढ़ में क्या किया था? सूबा शासन को शुरू किया था। और सूबा काल में छत्तीसगढ़ में काफ़ी मतलब अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और रतनपुर जो है अपना राजनैतिक महत्व खोता चला गया। और 18वीं सदी के समाप्त होते होते रतनपुर का महत्व बहुत ज़्यादा गिर चुका था। और जब 1818 में छत्तीसगढ़ में अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर लिया। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ना थोड़ा सा अगर हम देखें तो अगर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अगर ऐसा भी दिया रहे ना, मतलब कि 11वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी के उत्तरार्ध या प्रारंभिक दशक तक जो है रतनपुर का महत्व रहा। लेकिन वैसे अगर हम देखें ना, सूबा शासन में रतनपुर अपना महत्व लगभग खो चुका था। तो पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है 1750 से 1818 तक मराठा शासन के दौरान रायपुर केवल एक परगना मुख्यालय रह गया। तो देखिएगा, रायपुर नगर की स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी को हुई और उसके बाद से रायपुर के कलचुरी शाखा के जो शासक थे उन्होंने रायपुर को अपनी राजधानी बना रखी थी और वह जो है रतनपुर के बाद छत्तीसगढ़ का अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। लेकिन जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना अधिकार किया तो उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई और मराठों के शासनकाल में रायपुर जो है केवल और केवल एक परगना प्रमुख बन करके रह गया। मतलब कि उन्होंने जो है रायपुर को एक तरह से एक डिवीजन बना दिया था, उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा 1750 से 1818 तक। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है 1818 के बाद रायपुर के महत्व में वृद्धि हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1818 के बाद रायपुर को जो है अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बना ली। तो उसके बाद जो है रायपुर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर तीनों कथन सही होंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर सही होंगे, मतलब कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सुमेलित करने को बोल रहा है। तो आज मैंने काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन और क्या कहते हैं, पीछे जो क्वेश्चन था ना उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि कथन वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं, सुमेलित करते हैं। एक तरफ जो है कुछ स्थल दिए हैं पुरातात्विक स्थल टाइप के, दूसरे तरफ जिला, तो इसको जोड़ी मिलाना है। तो देखिएगा, डीपाडीह ये कहाँ पर है? तो भाई बलरामपुर में है डीपाडीह, मतलब कि ए का हो जाएगा 3। उसके बाद पचराही ये कबीरधाम जिले में है, मतलब कवर्धा जिले में, बी का हो जाएगा 1। डमरू कहाँ पर है भाई? तो ये दुर्ग में, बलौदा बाजार में है डमरू, तो सी का हो जाएगा 2। तरीघाट जो है दुर्ग में है, तरीघाट कहाँ पर है? दुर्ग में, तो ये हो जाएगा डी का 4। तो 3 1 2 4 इसका आंसर होगा। 3 1 2 4 कहाँ गया? 3 1 2 4 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नदी और अपवाह तंत्र को सुमेलित कीजिए। तो नदी और अपवाह तंत्र काफ़ी पूछा जाता है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ महानदी क्या कहते हैं अपवाह तंत्र। तो देखिएगा सिंदूर, सिंदूर नदी जो है ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है भाई? आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अधिकतर मैंने छोटे छोटे नदियों का यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। तो जो सिंदूर है ये किस नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है? सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद ताड़ा, ताड़ा नदी जो है ना ये नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद है अगला तेल नदी, तेल नदी जो है महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद बाघ नदी, बाघ नदी जो कि राजनांदगांव से प्रवाहित होती है, ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 इसका आंसर होगा। 4 3 1 2 ये जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में ताम्र अयस्क किस जिले में पाया जाता है? ताम्र अयस्क मतलब कि तांबा कहाँ मिलता है भाई हमारे छत्तीसगढ़ में? तो एकमात्र है बीजापुर, बीजापुर में जो है तांबा पाया जाता है। ध्यान रखेंगे बीजापुर में तांबा मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ताम्र अयस्क स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान गेवरा माइंस किस जिले में है? तो गेवरा माइंस जो कि देश का सबसे बड़ा भूमिगत कोयला खदान है, तो ये कहाँ पर है भाई? कोरबा जिले में है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन कब किया जाता है? तो चक्रधर समारोह रायगढ़ में कब आयोजित होता है? तो गणेशोत्सव के समय आयोजित होता है, अगस्त या फिर सितंबर में। तो ध्यान रखेंगे गणेशोत्सव में चक्रधर समारोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के पत्रिक नहीं है पत्रिका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के पत्रिका कर्मवीर के प्रकाशन में किसने सहयोग किया था? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनके द्वारा कर्मवीर नामक पत्रिका संचालित किया जाता था, निकाला जाता था। तो इसमें माधवराव सप्रे जी ने इनका सहयोग किया था, जिनके नाम पर सप्रे संग्रहालय स्थापित किया गया है ना भोपाल में, पीछे हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला कथन दिया हुआ है, राज्य में लिंगानुपात अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। तो पहला कथन अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सही है। हमारे छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है और भारत के अन्य राज्यों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात जो है थोड़ा अधिक है, ठीक ठाक। हालांकि 991 से भी अधिक लिंगानुपात वाले कुछ राज्य हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की, अधिकतर राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा दिया है, राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय महिला साक्षरता दरों में अत्यंत असमानता है। मतलब कि यहाँ ये बोल रहा है कि ग्रामीण तथा नगरीय महिला साक्षरता दरों में काफ़ी ज़्यादा असमानता है। मतलब कि जो नगरों की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो हैं कम पढ़ी लिखी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, काफ़ी असमानता देखने को मिलता है। अगला दिया है, राज्य में स्त्री तथा पुरुष साक्षरता दरों के मध्य अंतराल भी अधिक है। तो राज्य में पुरुष साक्षरता दर लगभग मेरे ख्याल से 81% कुछ है और महिला साक्षरता दर लगभग 60% के आसपास है। तो लगभग 20% का डिफरेंस है। तो ये भी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये आप सोच समझ के बनाने वाली बात है और ये नॉर्मल सा चीज़ भी है। देखो ये लगभग पूरे भारत की यही स्थिति है। पहला वाला को छोड़ दे तो ग्रामीण और नगरीय महिला साक्षरता दरों में काफ़ी असमानता है। पुरुष साक्षरता दर में भी ना असमानता देखने को मिलेगी। जो शहरों के जो पुरुष हैं वो ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं गाँवों के पुरुषों के तुलना में। पूरा सेम यही चीज़ फिर जो है ना स्त्री तथा पुरुष साक्षरता दर के मामले में भी है भारत में, ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में भी यही, भारत में भी यही। तो यहाँ तीनों कथन सही होंगे। तो ये सही होगा आपका, उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो सिरपुर महोत्सव, सिरपुर कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? सिरपुर महासमुंद में। तो यहाँ पर माघ पूर्णिमा में महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन खनिजों से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है? तो देखिएगा सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो कोयला से प्राप्त होता है, उसके बाद लोहा से प्राप्त होता है। तो यही इसका आंसर होगा, कोयला और लौह अयस्क से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा कोयला से मिलता है, सेकंड नंबर में लोहा से होता है। अगर आप यहाँ पर कोयला और चूना को चुन
लेंगे ना तो कोयला तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो चूना है वो तीसरे नंबर में है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो खनिज राजस्व मिलता है वो कोयले से मिलता है, उसके बाद लोहे से, उसके बाद चूना पत्थर से, चौथे स्थान पर है बॉक्साइट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कोयला और लौह अयस्क से सर्वाधिक खनिज राजस्व मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। राज्य में कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। बिल्कुल सही, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। या तो वो किसान है या फिर खेतीहर मजदूर। दूसरा दिया हुआ है, राज्य में श्रम गहन कृषि की जाती है। श्रम गहन कृषि, इसका क्या मतलब होता है, तो हमारे राज्य में ना जो कृषि होती है उसमें मशीनों का उपयोग कम किया जाता है और जितने भी काम होते हैं उनमें से अधिकतर श्रम द्वारा किया जाता है, मानव श्रम के द्वारा। चाहे वो धान अनाज की बुआई से हो या कटाई से हो, छटाई से हो, अधिकतर कार्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मानव श्रम के द्वारा निष्पादित किया जाता है। मशीनरी का उपयोग होता है लेकिन काफ़ी कम, जो कि अभी अभी हम कह सकते हैं कि वो शुरुआत हो रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम गहन कृषि की जाती है। तो ये कथन भी जो है सही है, मशीनों का उतना ज़्यादा उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। अधिकतर बड़े कृषक जो है वही इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और जो छोटे छोटे किसान हैं वो अभी भी मानव श्रम की सहायता से ही कृषि करते हैं। अगला दिया हुआ है, राज्य में कृषि पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। तो जी हाँ भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में जब मानसून आता है उसी टाइम पे अधिकतर कृषि होती है। हालांकि कई स्थानों पर 2 फसल लिए जाते हैं, मतलब खरीफ रबी दोनों, लेकिन जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है वहीं पर ये चीज़ संभव हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मानसून पर डिपेंड है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, तो कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से डील करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विवेकवर्धन आश्रम किस जिले में है। तो विवेकवर्धन आश्रम ये महासमुंद जिले में है और यति यतन लाल और शंकर राव गनोदवाले वो जो हैं इस आश्रम से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सागौन का सर्वोत्तम किस्म किस घाटी में पाया जाता है। सागौन का सर्वोत्तम किस्म तो ये खुरशेल घाटी में पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, नारायणपुर जिले में। खुरशेल घाटी, वहाँ पर एक खुरशेल झरना भी है, ध्यान रखना, जो सागौन वृक्ष के लिए जाना जाता है। वहीं चिल्फी घाटी जो कहाँ, कबीरधाम जिले में है चिल्फी घाटी, हाँ कबीरधाम जिले में। तो यहाँ पर ना साल वृक्ष काफ़ी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भाई दुर्ग इस राज्य का सबसे छोटा जिला है, लगभग 2238 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बाकी जो बिलासपुर है ना वो भी इससे थोड़ा बड़ा है, वो लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो ये सबसे छोटा है दुर्ग, 2238 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 1930 में महासमुंद में किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो 1930 में हुए थे ना जंगल सत्याग्रह, तो किसके नेतृत्व में हुआ था भाई महासमुंद में जंगल सत्याग्रह। तो शंकर राव गनोदवाले, यहाँ पर इनका सहयोग किया था यति यतन लाल जी ने। तो महासमुंद में शंकर राव गनोदवाले और यति यतन लाल के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। किन जिलों से ग्रेनाइट पाया जाता है। तो ग्रेनाइट भाई एक प्रकार का पत्थर होता है, आप लोगों के घर के किचन में भी ये पत्थर लगा हुआ होगा, जहाँ पर आपकी मम्मी खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो जो काला सा पत्थर लगा हुआ होता है। वैसे ये अलग अलग काफ़ी कलर में आते हैं, लेकिन ब्लैक कलर जो है अधिकतर लोगों की पसंद होती है। तो वो जो ग्रेनाइट है उसको ग्रेनाइट कहा जाता है, जो सीढ़ियों में भी लगा होता है और बहुत सारे पुराने समय के मंदिरों में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो किन जिलों से ग्रेनाइट प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये ग्रेनाइट मिलता है सुकमा में मिलता है, उसके बाद कांकेर में भी मिलता है, फिर कोंडागांव में मिलता है, दंतेवाड़ा में भी प्राप्त होता है ग्रेनाइट पत्थर। बस्तर में नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो इन 4 जिलों में जो है ग्रेनाइट प्राप्त होता है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न का जनसंख्या के आधार पर घटता क्रम क्या होगा।
वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर। तो यहाँ पर धर्म दिया हुआ है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ध्यान रखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको बताना है कि इनका घटता क्रम क्या होगा, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किनकी है, उसके बाद थोड़ी कम किनकी है, ऐसे आपको बताना है। तो नॉर्मल जाहिर सी बात है हिंदू जो है सर्वाधिक होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं मुस्लिम, तो यहाँ मैं पहला नंबर कर देता हूँ, इसको पहला नंबर कर देते हैं, ये दूसरा। तीसरे नंबर में आते हैं ईसाई, चौथे नंबर में आते हैं बौद्ध, पांचवें नंबर में सिख और छठे नंबर में जैन। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर घटता क्रम, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अ जो है इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का शेष सामाजिक वर्गों से अनुसूचित जनजाति का शेष सामाजिक वर्गों के साथ एक सामाजिक इकाई के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, अर्थात जो एसटी आदिवासी जो लोग हैं, उनका अन्य सामाजिक वर्ग के साथ एक मतलब मेल मिलाप नहीं हो पाता है, मतलब कि सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं वो लोग जो है बाहरी लोगों के साथ। तो इसके पीछे क्या कारण है, एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को कि अनुसूचित जनजाति का शेष सामाजिक वर्गों के साथ एक सामाजिक इकाई के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक हैं। तो वो लोग जो है बाहरी लोगों से मेल मिलाप नहीं बढ़ा पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है ये आपको बताना है। तो देखो पहला बोल रहा है दुर्गम वन्य क्षेत्र में निवास। तो पहला कारण बिल्कुल सही है भाई, जो आदिवासी भाई बंधु हैं वो अधिकतर पर्वत पहाड़ क्षेत्र में रहते हैं, जंगली क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ तक जो शेष सामाजिक वर्ग है वो उसका मतलब पहुंच नहीं पाता है। अगर वो जाना भी चाहे तो वो वहाँ पर जो है ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई हमको शहरों में रहने की आदत है और हम लोग जो है मतलब जो भी सुख सुविधाएं हैं, बिजली पानी है, उसके बिना हम नहीं रह सकते और जंगल में ये तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। तो ये एक कारण है, क्योंकि ये लोग जो है दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं और उस क्षेत्र को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ेगा। दूसरा है बाह्य सामाजिक वर्गों के साथ संवाद तथा सम्मेलन की अनिच्छा। तो ये चीज भी जो है ना देखा जाए तो बिल्कुल सही है। जो आदिवासी लोग हैं अधिकतर में ये देखा गया है कि वो बाहरी लोगों के साथ मेल मिलाप करने में, संवाद करने में एक अनिच्छा सी रखते हैं। हमारे भारत के निकट एक आइलैंड है ना, कौन सा आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड कुछ है। तो वहाँ के लोग जो है बाहरी लोगों को देखते ही उन पर तीर कमान चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना लगभग अधिकतर जनजातियों में देखने को मिलती है कि वो बाहरी लोगों के साथ संपर्क नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करने में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं रखते। देखो इसके पीछे कारण भी है। बाहर लोग जो है ना जब भी शुरू में मतलब पहले चाहे वो ब्रिटिश काल हो, अधिकतर ब्रिटिश काल में जो बाहरी लोग आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किए तो वहाँ उनके जीवन में उन्होंने दखल दिया, उनके संस्कृति में दखल दिया। तो इस चीज़ से जो है ना आदिवासी बाहरी लोगों को एक तरह से शक की नज़रों से देखते हैं कि भाई ये हमारे जीवन में दखल देंगे, हमारे जंगल को बर्बाद करेंगे, कुछ इस टाइप से। तो इसीलिए ये लोग जो है बाहरी लोगों के साथ संपर्क करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। तो ये भी एक कारण है। तीसरा दिया हुआ है अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव। तो ये भी एक कारण है, ये लोग अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमको जो है समय के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी जो है सही है। मतलब इन तीनों कारणों से जो आदिवासी हैं वो बाहरी लोगों के साथ संपर्क सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमारे सरकार की भी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो आदिवासी क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है। काफ़ी सारी चीज़ें वो जो है मुफ्त में उपलब्ध तो करवा रही है, लेकिन वो अंतिम निम्न स्तर तक मतलब आखिरी व्यक्ति तक जो है सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आप लोगों को मालूम ही होगा अगर आप इस क्षेत्र में रहते हों या कभी गए हों, वहाँ पर जो भी स्कूल हैं, जो छात्रावास है, जो अस्पताल है, उनकी स्थिति किस तरह से। तो ये कारण भी हो सकता है इसमें, हालांकि ये चीज़ ऑप्शन में नहीं होगा। तो ये तीनों कारक जो हैं जिससे आदिवासी जो है अन्य सामाजिक वर्गों के साथ सामाजिक इकाई के रूप में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन सत्य है,
ये आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1940 में किस राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ? तो देखिएगा, वर्ष 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ये आए थे रायपुर में, क्योंकि रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन करना था जो कि इन्हीं के हाथों हुआ था। तो 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों से चूना पत्थर प्राप्त होता है? किन जिलों से चूना पत्थर प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, चूना पत्थर कहाँ कहाँ से मिलता है भाई? तो सुकमा में जो है चूना पत्थर के भंडार हैं। बस्तर से भी मिलता है, बिलासपुर से भी मिलता है, मुंगेली से भी मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो बच्चे हैं सुकमा बस्तर टिक नहीं करेंगे, वहाँ से भी मिलता है। बस्तर में तो एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था पहले, मेरे ख्याल से बजरंग सीमेंट फैक्ट्री ऐसा कुछ नाम था काफ़ी पहले, जो कि अब बंद हो चुका है। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बस्तर संभाग के किस स्थान में पहले सीमेंट फैक्ट्री था, ऐसे तो बस्तर में था, ध्यान रखना। मैं ना सर्च करके इसको आपको अच्छे से बताऊंगा, उसका नाम मेरे ख्याल से बजरंग सीमेंट फैक्ट्री ही कुछ था। तो इन सभी जिलों में सुकमा, बस्तर, बिलासपुर और मुंगेली में चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो भाई तृतीय स्थान है हमारा जो छत्तीसगढ़ है, लौह अयस्क के भंडार में भारत में तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी खनिजों से प्राप्त खनिज राजस्व का घटता क्रम है। मतलब सभी खनिजों से प्राप्त होने वाला राजस्व का घटता क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा किस खनिज से राजस्व प्राप्त होता है, उसके बाद कम, फिर सबसे कम, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा कोयले से मिलता है खनिज राजस्व, तो पहला जो है कोयला सबसे पहले होगा। लौह अयस्क ये दूसरे नंबर पर है, चूना पत्थर तीसरे नंबर पर है, बॉक्साइट जो है चौथे नंबर पर है। ध्यान रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त होता है, दूसरे स्थान पर लौह अयस्क है, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर और चौथे स्थान पर है बॉक्साइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है? तो दंडामी माड़िया जो कि माड़िया जनजाति की ही एक उपशाखा है, जो कि सुकमा क्षेत्र में संकेंद्रित है। जात्रा पर्व के अवसर पर दंडामी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाई बांटा मुहावरा का क्या अर्थ है? भाई बांटा मुहावरे का अर्थ होता है संपत्ति का भाइयों में बंटवारा। जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इन दोनों ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया ना, तो वही जो है हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहलाता है? भाई बांटा। अगला क्वेश्चन है, तुपकी का संबंध किससे है? तुपकी, तो तुपकी का संबंध है भाई गोंचा से, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। तुपकी मतलब गोंचा, और गोंचा में जो है ना बस्तर क्षेत्र में तुपकी का प्रचलन देखने को मिलता है। तुपकी एक तरह का हम कह सकते हैं खिलौना है, जो कि बांस से तैयार होता है और इसको रंग बिरंगे कागजों से सजाया जाता है। एक तरह से ये तोप है, देसी तोप इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक जंगली फल है पेंगू, जंगली फल है पेंगू, जो कि मटर के जैसा होता है, मटर के दाने के जैसा। तो इस पेंगू को ना तुपकी के अंदर लोड किया जाता है और फिर टारगेट किया जाता है और एक ज़बरदस्त आवाज़ होता है। तो एक तरह का तोप टाइप का होता है, छोटा सा खिलौना होता है, ये कुछ इस तरह का होता है एक तरफ, और इसका जो दूसरा भाग है ये ऐसा होता है, ये बांस का होता है नली नुमा, और दूसरा जो टारगेट करने वाला होता है वो इस तरह का होता है, ये इस तरह का। इसको जो है यहाँ पर भरते हैं यहाँ, तो इससे फिर जो है उसको भरते हैं, पेंगू को यहाँ डालते हैं और इससे फिर यहाँ प्रेशर लगा के ढकेलते हैं, जिससे फिर वो फटता है, आवाज़ आता है। तो पेंगू याद रखेंगे, जो कि इसका एक तरह से गोली हम कह सकते हैं, और तुपकी। अगला क्वेश्चन है, किस बोली में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ का काफ़ी सारा एरिया जो है उड़ीसा से लगा हुआ है, और जितना भाग उड़ीसा से लगा हुआ है वह क्षेत्र उड़िया भाषा से प्रभावित है। मतलब कि वहाँ पर जो बोली प्रयोग की जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी बोली हो, चाहे वो हल्बी बोली हो, वो जो है उड़िया के साथ मिल करके एक नए प्रकार का बोली बन जाता है। तो कलंगा, इसमें जो है उड़ीसा का प्रभाव है। लरिया, इसमें भी उड़िया का प्रभाव है। भतरा में भी उड़िया का, भतरा नहीं, ये भतरी होना चाहिए, भतरी, हाँ।
तो भतरी में भी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कुरुख जो कि उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है, इसमें उड़िया का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ जो है कुरुख आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ किन अवसर छत्तीसगढ़ अच्छा इसमें में होना था, छत्तीसगढ़ में किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? तो हरेली में सवनाही मनाया जाता है, सवनाही नामक चित्रकारी की जाती है हरेली में। कृष्ण जन्माष्टमी में आठे कन्हैया, आठे ये चित्रकारी की जाती है। विवाह के अवसर पर भी चित्रकारी करने की परंपरा है लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में, और स्पेशली जांजगीर चांपा में ना, वहाँ स्पेशली बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारी की जाती है। और नॉर्मली पूरे छत्तीसगढ़ में चित्रकारी का चलन है विवाह के समय में। जो गठबंधन वाला चित्र है, गणेश जी का चित्र है, ढोलक वगैरह का चित्र है, तो वो सारी चित्र जो है दीवारों वगैरह में बनाया जाता है। बाकी जांजगीर चांपा में स्पेशल होता है, तो विवाह के समय भी किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी में भी। उसके बाद बच्चे के जन्म के अवसर पर नहीं, ये नहीं किया जाता है। नए बने घर में ये होता है गोंड जनजाति में नोह डोरा। तो यहाँ पर चार जो है ना, मतलब बच्चे के जन्म के अवसर पर नहीं होता है, बाकी सब में चित्रकारी किया जाता है। तो हरेली अमावस्या के समय सवनाही, कृष्ण जन्माष्टमी के समय आठे कन्हैया, विवाह के समय, उसके बाद नए बने घर में गोंड जनजाति में नोहडोरा। तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये आपका उत्तर होगा ब। अगला क्वेश्चन है विवाह का पहला रस्म कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ में विवाह का पहला रस्म कौन सा होता है? तो भाई वो होता है चुल माटी, चुल माटी, जिसमें घर परिवार के लोग जो है ना मंडप गाड़ने के लिए मिट्टी लेने जाते हैं। ये अधिकतर गांव के मंदिर या फिर और कोई स्थान से लेकर के आते हैं, जिसको चुलमाटी कहा जाता है। और इस समय जो गीत गाया जाता है उसको भी चुलमाटी कहा जाता है। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, तुला माटी खोड़ेला नहीं आए मीत, इस टाइप से वाला, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो जो है पहला गीत है, गीत भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चुलमाटी गीत विवाह का पहला गीत है, और चुलमाटी पहला रस्म है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो गोंड जनजाति में ना लांदा का प्रयोग होता है, सल्फी का भी प्रयोग होता है, महुए का रस का भी प्रयोग होता है, और ये तीनों जो है नशीला होता है, मतलब कि नशा के लिए किया जाता है इन तीनों को। बाकी जो पेज है ये भोजन के रूप में डेली लिया जाता है, सुबह शाम ले सकते हैं, दोपहर में भी खाते हैं। ये पेज ना नॉर्मली क्या होता है, जो चावल का जो कनकी होता है या फिर मक्का होता है या फिर मड़िया होता है, उसको जो है पानी में उबाला जाता है बहुत देर तक, जब तक कि वो सॉफ्ट न हो जाए। और उसका जो थिकनेस होता है ना वो खीर के समान होता है, गाढ़ा पतला मोटा जैसा चाहे आप बनाना चाहो। नॉर्मली थोड़ा सा पतला ही रखा जाता है, तो इसको पिया जाता है, इसमें नमक वगैरह डाल करके चटनी वटनी के साथ इसको जो है पिया जाता है। तो ये लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में इसका प्रचलन है, स्पेशली गोंड जनजाति में। तो पेज ध्यान रखेंगे जो कि नशा नहीं है। बाकी जो सल्फी है, लांदा है, महुए का रस है, उसके बाद हंडिया है, ताड़ी है, ये सब जो है एक तरह से अल्कोहल वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम, माफी चाहूंगा, प्राचीन नहीं है ये प्राचीन है, तो किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था? तो लीलागर नदी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, इसको प्राचीन समय में निडिला के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि का त्याग करने वाले नेता थे। राय साहब, देखो क्या होता था ना, जो अंग्रेज है ना वो भारतीयों को खुश करने के लिए, अपना राजभक्त बनाने के लिए उनको उपाधियां दिया करते थे। मतलब सबको नहीं, जो थोड़े से खास खास लोग होते थे उनको अधिकतर यह उपाधियां दिया जाता था। बड़े लोगों को अगर हम लोग कहें तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनको भी जो है इस तरह की उपाधियां दी जाती थी, ताकि वो जो हैं अंग्रेजों के भक्त बन सके। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को इस तरह की उपाधियां मिली हुई थी, राय साहब, राय बहादुर, खान साहब, इस टाइप की। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने बोला कि भाई ऐसी उपाधियों का त्याग कर दो। तो जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे पहला नाम है वामनराव लाखे जी, जिन्होंने राय साहब की उपाधि को त्याग किया, तो लोगों ने इनको लोकप्रिय की उपाधि दी, लोकप्रिय वामनराव लाखे। उस पर बैरिस्टर कल्याण जी, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि का त्याग किया। मोरारजी थैकर, मुझे मोरारजी देसाई याद आ रहे थे, मोरारजी थैकर, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि का त्याग किया। सेठ गोपी किशन, इन्होंने भी राय साहब की उपाधि का
त्याग किया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब सभी ने जो है राय साहब की उपाधि का त्याग किया था असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो देहरौरी भाई दीपावली के टाइम पर बनाया जाने वाला व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है। राजनांदगांव के कृषि मंडी में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नगर का प्राचीन काल में इंद्रपुर नाम था? तो किसे इंद्रपुर नाम से जाना जाता था भाई? तो खरौद, जिसको छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, तो इसको जो है प्राचीन समय में इंद्रपुर नाम से जाना जाता था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।